नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। योगी सरकार पार्ट 2 को लेकर लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक मंथन जारी है। दिल्ली में बीजेपी के बड़े बड़े नेता मंत्रिमंडल को लेकर के मंथन कर रहे हैं, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, बीएस संतोष, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह दिल्ली में लगातार बैठक कर रहे हैं। वहीं खबर यह भी है कि योगी मंत्रिमंडल में नौकरशाहों को जगह मिल सकती है। सरकार पार्ट 2 में बीजेपी की कोशिश है कि विशेषज्ञों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और इसीलिए ए.के. शर्मा, राजेश्वर सिंह और असीम अरुण को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। दरअसल चुनावी अभियान के दौरान बीजेपी के सभी नेताओं ने कानून व्यवस्था के मुद्दे को जमकर के उछाला था और अब नौकरशाहों को मंत्रिमंडल में जगह देकर योगी आदित्यनाथ की कोशिश कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा बेहतर करने की होगी। और इसीलिए इन्हीं सभी चीजों को देखते और समझते हुए ही इस बार इस मंत्रिमंडल को एक फाइनल रूप दिया जाएगा और इसीलिए लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है, बैठकें की जा रही हैं और सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी मिल रही है कि आज फाइनल डे होगा, यानी कि नामों को लेकर के जो चर्चाएं हैं या फिर शपथ ग्रहण को लेकर के जो तारीखों का ऐलान भी है आधिकारिक तौर पर, वो भी आज हो सकता है। तो यानी कि आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है और आज ये हम कोशिश करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किन चेहरों पर आगे कैबिनेट के भीतर उनको हम देख पाएंगे, किन को लेकर के मंथन चल रहा है। लेकिन इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि जो अधिकारी रिटायर होकर के या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के पार्टी के साथ जुड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, चुनावी मैदान में उतरते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। इसमें कुछ नामों की फहरिस्त भी असीम अरुण, जो कि ऐसे ही पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। ए.के. सिंह, राजेश्वर सिंह, ये ऐसे कुछ चेहरे हैं जिनको लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि इनको भी कैबिनेट के भीतर शामिल किया जा सकता है। और चलिए जरा बिना समय गवाए इन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता दीपक सोनकर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से नेता नरेंद्र पाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नरेंद्र पाल जी, बहुत स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता प्रदीप सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है। शुरुआत दीपक सोनकर जी आपसे ही कर रहा हूं। अब सभी की निगाहें आकर के टिक चुकी हैं कि क्या आगे होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी। 2022 के चुनाव को तो जीत लिया गया, लेकिन एक बड़ा लक्ष्य 2024 का भी सामने बना हुआ है और ऐसे में माना जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल की रूपरेखा या स्वरूप कुछ ऐसा होगा जिसको 2024 के लिए तैयार किया जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी पर 2022 में जिस तरीके से जनता ने भरोसा दिखाया है, जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा जताया है, उस तरीके से उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है। शुभेंदु जी, अगर हम मंत्रिमंडल विचार की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के साथ काम करती है। अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी नेतृत्व देने का काम करती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अगर हम नेतृत्व की अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से इसको लेकर के मंथन चल रहा है। हमारे यहाँ कोई भी निर्णय भूमिका के सामूहिकता के निर्णय पर आधार होता है। हर नेतृत्व को निर्णय करने के लिए सामूहिकता की भूमिका होती है। जिस तरीके से आज बैठक में मंथन हो रहा है, कल भी बैठक में मंथन होगा, जो भी अच्छा नेतृत्व करने का शीर्ष नेतृत्व निकल के आएगा, जो भी जिसकी भूमिका के काबिलियता के आधार पर नेतृत्व करने की भूमिका निकल करके आएगी, भारतीय जनता पार्टी उसको नेतृत्व देने का काम करेगी। अधिकारियों को इस बार बड़ा जिम्मा दिया जा सकता है, जो कि आपकी पार्टी के साथ जुड़ते हैं, इससे पहले आधिकारिक रूप में काम करते हुए नजर आते थे। आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बेहतर करने की जब बात योगी आदित्यनाथ करते हैं तो ऐसे में अधिकारियों को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, संभावना ये भी कहती है। शुभेंदु जी, निश्चित रूप से 5 वर्षों के अंदर ये कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस के अंदर सुरक्षा और विश्वास देने का काम आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। निश्चित रूप से अगर आप मैं अधिकारियों के क्षेत्रों की बात करता हूं तो यह पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, पार्टी के वरिष्ठ लोगों का नेतृत्व का निर्णय है। निश्चित रूप से अगर पार्टी को लगता है कि ये जनता की आवश्यकता के अनुसार, सुरक्षा व्यवस्था के कानून व्यवस्था को देखने के अनुसार अगर इनको नेतृत्व देने की आवश्यकता है तो पार्टी बिल्कुल निश्चित रूप से नेतृत्व देगी और कानून व्यवस्था को जिस तरीके से कानून 5 सालों में बदलने का काम किया है और सुरक्षा को देने का काम किया है, विश्वास जताने का काम किया है, निश्चित रूप से उसी कानून व्यवस्था को ठीक करने का भी काम करेगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। नरेंद्र पाल जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। नरेंद्र पाल जी, आज एक हम रिएक्शन भी देख रहे थे
जब ये कहा जा रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी अपने शपथ ग्रहण समारोह को बड़ा भव्य बनाने की कोशिश कर रही है, तो जिस जगह का चुनाव होने की चर्चाएं जो चल रही हैं उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज के लहजे में कहा है कि साहब जहां पर आप शपथ लेने जा रहे हैं ना, तो वो तो समाजवादी पार्टी की देन है। जी हेलो जी नरेंद्र जी। आवाज पहुंच। जी जी जी, मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया हूँ। मैं एक बार जरा फिर से तो अपना सवाल दोहरा देता हूं। समाजवादी पार्टी जो कि लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर भी नजर आती रही है, जीत के बावजूद भी आपको लगता है आशान्वित हैं अभी भी आप 2024 के लिए जो तैयारियां आज से शुरू कर दी गई हैं क्या? जी बिल्कुल, 2024 के लिए समाजवादी पार्टी ने उसी ऊर्जा और उसी जोश के साथ तैयारियां शुरू कर दी हैं और हमारे यहाँ समीक्षा भी हो चुकी है कि किस किन कारणों क्या क्या वो कुछ चल भी रहा है आगे, और बाकी जो क्या कमियां रह गई तो हम लोग उसको पूर्ति करके और आगे 2024 की तैयारियां कर रहे हैं। और जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कमेंट किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 12 से 17 के बीच माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना विकास किया, भारतीय जनता पार्टी अपने 5 साल के पूरे कार्यकाल में नहीं कर पाई। बात अलग है कि अभी हम आगे दुगने हो गए, हाँ ये चलिए ठीक अलग है। है, लेकिन हाँ ठीक है, मैं वापस आता हूँ सर। दीपक सोनकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रदीप जी उसके बाद आपके पास आता हूँ। दीपक जी। देखिए शुभेंदु जी, मैं नरेंद्र भाई को बताना चाहता हूं कि 2012 से 17 से कार्यकाल की बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से जनता ने अपना प्रतिनिधित्व 2012 से 17 के किए गए कार्यों के आधार पर और 17 से 22 के किए गए कार्यों के आधार पर तय करने का काम किया है। किसने दलितों की जमीन हथियाने का काम किया, किसने दलितों को आवाज देने का काम किया, किसने बहनों के साथ छेड़छाड़ ऐसे आरोप करने का काम किया, किसने बहनों को सुरक्षा और विश्वास देने का काम किया, किसने गरीबों को छत देने का काम किया, किसने गरीबों को आवास छीनने का काम किया। तो जिस तरीके से ये जो विकास की बात कर रहे हैं, ये कहते थे 2017 में काम बोलता है, काम बोलता है, काम नहीं बोला, कारनामा बोला। उस कारनामे का जवाब जनता ने दिया। निश्चित रूप से 2022 में भी जनता से जिस तरीके से जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ था, उसका परिणाम हम लोगों के सामने है। लगातार निश्चित रूप से 2014 से इस विकास की यात्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। जनता का आशीर्वाद 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था, 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था, 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था। और निश्चित रूप से ये जो विकास की यात्रा इस कोने से लेकर के उस कोने तक पहुंच रही है, निश्चित रूप से 2024 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी। प्रदीप सिंह जी को जरा जोड़ रहा हूं मैं। ब्यूरोक्रेसी को लेकर के बड़े सवाल उठते हैं। इससे पहले तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिसका जिक्र यहाँ पर दीपक सोनकर जी कर रहे हैं कि उस वक्त तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं था, विकास के कोई काम नहीं हुए, ये अक्सर चर्चाएं होती थी कि क्या अधिकारी उस वक्त सही तरीके से काम कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर आज की सरकार भी सवाल उठाती है। लेकिन उन्हीं ब्यूरोक्रेसी के से जुड़े हुए लोगों को जब कैबिनेट के भीतर शामिल करने की चर्चाएं होती हैं, तो कहा जाता है कि शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेगा वो सही होगा। प्रदीप सिंह, आपको लगता है कि जब हम एक तरफ ये दो तरफ की बातें हैं, एक तरफ हम अधिकारियों के उनके कामकाज को लेकर के, सरकार अगर दूसरी होती है तो अधिकारियों के कामकाज को लेकर के सवाल उठा देते हैं, लेकिन अब जब अपनी सरकार है तो हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, मौका भी देंगे, क्योंकि वो सिस्टम को बहुत बेहतर तरीके से समझते भी हैं। प्रदीप सिंह जी। प्रदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को और आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, बात रखिए सर। तो सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को और भारतीय जनता पार्टी को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देते हैं इस प्रचंड बहुमत के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज उन्हें एक प्रचंड बहुमत मिला है, सारे युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का प्रचंड बहुमत मिला है। वो सरकार बना रहे हैं और सरकार में वो किसे मंत्री बनाते हैं, किसे नहीं बनाते हैं, ये उनका क्षेत्राधिकार है, वो उनकी पार्टी का अधिकार, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का अधिकार और उनके नेताओं का अधिकार है। इस पर एक विपक्ष की राजनीतिक दल होने के नाते इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। हमें चाहेंगे कि सरकार में मंत्री कौन बने, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसके पास कौन सा डिपार्टमेंट होगा, ये माने नहीं रखता। माने ये महत्वपूर्ण बात है कि नौजवानों का जो रोजगार के लिए लगातार संघर्ष चल रहा था, लगातार उन पर लाठियां चल रही थी, वो लाठियां रुकेंगी क्या? आज 250 रुपए का कड़वा तेल कुछ कम होगा क्या?
क्या महंगाई में थोड़ी लगाम लगेगी? ये महत्वपूर्ण बात है। और 100 दिन का हनीमून पीरियड किसी भी सरकार को, नई नवनिर्वाचित सरकार को मिलना चाहिए। 100 दिन के बाद हमें एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अगर अपने संकल्प पत्र पे कदम बढ़ाती हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नजर नहीं आई तो हम सवाल जरूर करेंगे। दीपक सोनकर साहब, अब कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको कैबिनेट के भीतर लाने के लिए बड़ी तेजी के साथ ना चर्चाएं हो रही हैं। उसमें एक नाम पहले उप मुख्यमंत्री रहे केशव प्रसाद मौर्य का भी सामने आ रहा है। लेकिन अगर इस नाम को लेकर के मंथन चल रहा है तो उससे पहले एक फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और हमारे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी कि जो विधायक या जो मंत्री चुनाव हार चुके हैं उनको एमएलसी उम्मीदवार के तौर पर आगे प्रेजेंट नहीं करेंगे। और अब ये चर्चाएं वापस से तेज हो चुकी हैं कि एक बार फिर से डिप्टी सीएम के चेहरे के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर मोहर लग सकती है। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ चल रहा है? देखिए शुभेंदु जी, निश्चित रूप से अभी बात हमारे प्रदीप जी कर रहे थे, निश्चित रूप से हर वर्ग को नेतृत्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वो शिक्षक वर्ग भी होगा, वो महिला वर्ग भी होगा, वो डॉक्टर वर्ग भी होगा, वो युवा वर्ग भी होगा। लगातार जिस तरीके से अगर हर समाज की बात करेंगे तो हर समाज को नेतृत्व देने का काम भी अगर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नेतृत्व देने का काम करेंगे। रही बात, मैं आपकी सवाल का जवाब देना चाहता हूं शुभेंदु जी। जिस तरीके से मैंने आपको बार बार कहा कि जो भी निर्णय होगा वो सामूहिकता के आधार पर शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, और जो भी नेतृत्व होगा, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा वो भारतीय जनता पार्टी को कल स्वीकार होगा। मगर अगर केशव जी की बात करते हैं तो केशव जी का 1 साल का कार्यकाल अभी एमएलसी का बचा है। अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस निर्णय पर सकारात्मक दृष्टि से देखेगी तो निश्चित रूप से उनको नेतृत्व देने का काम करेगी। और केशव जी तो हमारे शीर्ष नेतृत्व पर है ही, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम है, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, संगठन के कार्यों में रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे शीर्ष नेतृत्व के आधार पर उनका नाम बिल्कुल निश्चित रूप पर रहने वाला है। बाकी आगे की भूमिका को शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। नहीं तो कोई फॉर्मूला भी तो होगा ना, जिस फॉर्मूले के आधार पर आप चयन कर रहे होंगे। ये फॉर्मूला, क्योंकि इससे पहले तक सुनने में आ रहा था, अगर गलत हो तो बता दीजिएगा, करेक्ट कर दीजिएगा। ये शुरुआत में तो सुनने में आ रहा था कि जो मंत्री या जो विधायक चुनाव हार चुके हैं उनको एज एन एमएलए एमएलसी जो है कैंडिडेट नहीं उतारा जाएगा। तो ये कितनी चर्चाएं सही हैं और कितनी गलत हैं, जरा इसको आप स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि पार्टी के भीतर की बातों को तो आप बेहतर बता सकते हैं। जी बिल्कुल शुभेंदु जी, निश्चित रूप से पार्टी के अंदर इन विषयों की चर्चा थी, मगर जिस तरीके से आगे आने वाले विषयों पर हम लोग देखने का काम कर रहे हैं, लगातार हम लोगों ने अपने कहे किए गए कार्यों के आधार पर बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से हर नेतृत्व को डराने का काम कर रहे हैं, उस आधार पर, उस प्रक्रिया के अंदर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर की भूमिका का स्ट्रक्चर है, संगठन के सेवा के कार्य का स्ट्रक्चर है, संगठन के कार्य का स्ट्रक्चर है, तो लगातार हर एक पहलू की चर्चा करने के बाद, माने एक एक बिंदु पर चर्चा करने के बाद हर वर्ग को नेतृत्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। फूक फूक कर कदम इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि 2024 की तैयारी आपको आज से ही करनी है। निश्चित रूप से शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की जीत बड़े बहुमत के साथ हुई तो दूसरे दिन ही जनता के बीच में जाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो जिस तरीके से जनता के बीच में लगातार रहने का काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। ये उसका परिणाम भी दिखाई देने को मिला। हाँ। कि जब चुनाव आते हैं तो जुमले दिखाई देने लगते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार, इसलिए तो आरोप लगाए जाते हैं ना सर, इसीलिए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार ये आरोप लगाते हैं कि आप सिर्फ इलेक्शन मूड में रहते हैं, लोगों के लिए क्या करना है उस पर आपका फोकस नहीं रहता है। देखिए शुभेंदु जी, लोगों के लिए ही तो किया है, लोगों के लिए किया है। हमने 24 करोड़ जनता के साथ में 10.5 करोड़ लोगों को योजना से जोड़ने का काम किया है। वही लाभार्थी है जो भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने का काम किया है। नरेंद्र पाल जी को जोड़ रहा हूं। हाँ, नरेंद्र पाल जी, क्या असल मायने में अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो 24 घंटे इलेक्शन मूड में रहते हैं और हमने 2024 के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं क्या, या हार मान चुके हैं? जो ग्राफ हुआ है पहले से बेहतर तो परफॉर्म किया है, लेकिन 2024 के लिए तैयारियां और ज्यादा मुकम्मल करने की जरूरत भी है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, वो बात अलग है कि हम लोग चुनाव हार गए, सत्ता से दूर हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच है कि हम हारकर भी जीत गए हैं। जहां 29% वोट मुझे 2012 की सरकार में मिला था और हम सरकार में आ गए थे, 37% वोट मिलने के बावजूद भी सत्ता से दूरी हो गई, वो चीज एक अलग है। लेकिन हम लोगों ने पूरी ऊर्जा और खरोश के साथ
2024 के लिए समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और नेता लग गया है और 2024 में निश्चित ही हम लोग जो इजाफे की जो कमी रह गई थी उसको पूर्ण करके और 80 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जनता उसका, चूंकि जनता ने पहले इन्होंने जो जुमले दिए, अभी दीपक जी कह रहे थे जिस हर जाति को विशेष करके बात करते हैं, पहले 2 उप मुख्यमंत्री बनाए थे, अब चर्चा चल रही है 3 उप मुख्यमंत्री की। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हर जाति का इतना ही ध्यान रखती है भारतीय जनता पार्टी, तो क्यों न 1.5 से 2 साल का कार्यकाल दे दिया जाए सभी मुख्यमंत्रियों को। केवल उस जात को प्रलोभन देकर ही उसी में खुश रखना चाहते हैं, केवल कि हाँ आप केवल केशव मौर्य जी की तरह स्टूल पर बिठाकर ही खुश रखना चाहते हैं और बाकी अदर जातियों को, या फिर दोबारा से 2 साल का कार्यकाल या 2 से 1.5 साल का कार्यकाल सभी जातियों के लोगों को दे दिया जाए, तो मैं मान लूंगा कि हाँ भारतीय जनता पार्टी। ये फॉर्मूला आपने तो नहीं आजमाया था जब आपकी सरकार थी? ये फॉर्मूला आपने तो नहीं आजमाया? नहीं, हमारे यहाँ तो एक ही रहता है ना, हमारे यहाँ तो ये दिखावा नहीं करते ना हम लोग। उनके 4 बनवा दें, अपना एक तो उनके 4। हमारा तो एक है ही, वो तो सीधा है। हम ये दिखावा तो नहीं करेंगे हमारे 4 उप मुख्यमंत्री हैं, हमें ये नहीं तो आपकी सरकार अगर बनती या इससे पहले तक जब बनी, तो आपको नहीं लगता कि जो आप कह रहे हैं कि दलितों को जो मौका मिलना चाहिए था, पिछड़े वर्ग को जो मौका मिलना चाहिए था, बारी बारी से टर्म के हिसाब से उनको मौका मिले? पहले भी नहीं दिया था और क्या सरकार बने तो आगे देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए था। और इनको जिस तरह, वही तो पूछ रहा हूँ कि आपकी सरकार जब इससे पहले तक बनी 2012 से 17 तक, क्यों नहीं आपने कर दिया तब? 2012 से 17 में हमने तो सभी सोशल इंजीनियरिंग का विशेष ध्यान रखा। वो चीज अलग है कि देखो सत्ता है, 2 पहलवान लड़ते हैं, एक चुनाव जीतता है, एक हारता है। दीपक सोनकर जरा रिएक्ट कीजिए। दीपक सोनकर। देखिए नरेंद्र जी बता नहीं पा रहे हैं कि 2012 में हमारे यहाँ तो एकला चलो वाला हिसाब है कि एक ही व्यक्ति प्रमुख है और परिवारवाद की परिभाषा तो सामने दिखाई देती है। तो लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अगर तुलना करेंगे तो यहाँ तो एकला चलो वाला हिसाब है, यहाँ तो सामूहिकता का निर्णय है। हर वर्ग को, अभी अभी नरेंद्र भैया कह रहे थे, नरेंद्र भाई हमारे, तो इनको जानकारी में बताना चाहता हूं कि चाहे 12 की बात हो, चाहे 12 से पहले की बात हो, तो जो परिवार का मुखिया है वही मुख्यमंत्री बनने का काम करता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में संगठन का कार्यकर्ता ही उत्तर प्रदेश का नेतृत्व संभालने का काम करता है, देश का नेतृत्व संभालने का काम करता है। तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है, और दूसरी बात जो आप बता रहे थे ना, तो निश्चित रूप से अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी नेतृत्व देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नरेंद्र जी ठीक है। प्रदीप सिंह जी, अब इसमें कोशिश क्या होगी? सभी राजनीतिक दल 2024 के लिए तो तैयारियां कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी, क्योंकि प्रियंका गांधी जब आती हैं यूपी के अंदर कैंपेनिंग करती हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देती हैं, इसका ऊपर से तो नजर आता है लेकिन ग्राउंड रियलिटी इसकी अलग नजर आती है। प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो जितने नेता हैं, सभी की स्थिति क्या होती है वो सभी के सामने है। लेकिन क्या आपको लगता है 2024 के लिए और ज़्यादा मजबूती के साथ कुछ और नैरेटिव आपको सेट भी करने पड़ेंगे, अलग अलग इश्यूज़ को आपको लोगों के बीच तक पहुंचाना पड़ेगा? क्योंकि जिन इश्यूज़ को लेकर के आप 2022 में भी गए, उनको जनता ने उतना ज़्यादा हाथों हाथ नहीं लिया है, तो 2024 में दूसरे मुद्दों को भी आगे आपको रखना पड़ेगा, जो लोगों की नब्ज, आप जो कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी लोगों की नब्ज बहुत अच्छे से समझती है, लोगों की बातों को समझती है, लोग कहना क्या चाहते हैं वो समझती है। क्या वो चीजें आपको लग रहा है कि कुछ कमी रह गई थी और आगे सुधारने की जरूरत है? निश्चित तौर पर पूरे 5 वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्तर प्रदेश शाखा ने पूरी तरीके से सरकार को आईना दिखाने का काम किया। हमारी प्रभारी महोदया श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सरकार हर प्रमुख मुद्दे पर सरकार को आईना दिखाया, चाहे वो हाथरस का मुद्दा रहा हो, चाहे उन्नाव का मुद्दा रहा, चाहे युवाओं की लड़ाई रही हो, चाहे किसानों की लड़ाई रही हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस अगर एक राजनीतिक दल था जिसने सरकार को आईना दिखाया वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। हमारे नेता हमारे अध्यक्ष श्री अजय कुमार जी लल्लू और जो हमारी प्रभारी महोदया श्रीमती प्रियंका गांधी और हम सभी कार्यकर्ता। आज स्थिति क्या, लेकिन जब चुनाव के समय की स्थितियां एकदम साफ और स्पष्ट थी। चुनाव के समय एक पक्ष योगी जी के साथ खड़ा था और एक पक्ष योगी जी के खिलाफ खड़ा था। तो ये चुनाव बाइपोलर चुनाव में वो प्रमुख मुद्दे, महंगाई मुद्दा गौड़ हो गया, बेरोजगारी मुद्दा गौड़ हो गया, कानून व्यवस्था मुद्दा गौड़ हो गया, एक पक्ष इधर गया और बाइपोलर चुनाव में हम अच्छा विकल्प नहीं बन पाए कि हम नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। वही सवाल निश्चित तौर पर हम अपनी बात नहीं समझा पाए कि 2 ध्रुव बन गए थे और 2 ध्रुव में दूसरा ध्रुव क्यों कांग्रेस पार्टी नहीं बन पाई
ऑप्शन के तौर पर अगर बीजेपी के पास अगर कोई वोटर नहीं जाता है तो नहीं, तो हम उसका तो स्वीकार ऑप्शन कर रहे कांग्रेस हैं। पार्टी क्यों कांग्रेस नहीं बन पार्टी पाई? स्वीकार कर रही है। हम कांग्रेस पार्टी के नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम अपनी बात इस सम्मानित जनता के बीच तक नहीं ले जा पाए। हमने कोशिश की, हम 5 वर्ष तक लड़ते रहे। हमने 5 वर्ष तक महिला सशक्तिकरण के मुद्दे की बात रही हो, चाहे युवाओं को रोजगार के नाम पे छल हुआ हो, चाहे 12 से ज्यादा परीक्षाओं में घोटाले हुए हो, चाहे फिर वो महंगाई का मुद्दा रहा हो, चाहे किसानों पर गोली चलाने की बात रही हो, चाहे किसानों को आतंकवादी देशद्रोही कहने की बात रही हो, हर मुद्दे पर हमने सरकार के सामने खड़े रहे और जनता के साथ खड़े रहे। लेकिन निश्चित तौर पर ये चुनाव में ये मुद्दे नहीं थे। ये चुनाव साफ और स्पष्ट था। पूरा प्रदेश की एक बड़ा सा तबका या मतलब 2 भागों में बटा था। एक योगी जी के साथ खड़ा था और योगी जी के खिलाफ खड़ा था। तो ये सरकार पूर्ण बहुमत के साथ एक बड़े जन समर्थन के साथ आई है। लेकिन ये इसका कतई मतलब नहीं है कि बेरोजगारी आज मुद्दा नहीं है। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि महंगाई आज मुद्दा नहीं है। इसका कतई मतलब नहीं है कि किसान के खाद की बोरी से खाद चोरी नहीं हो रही है। इसका कतई मतलब नहीं है कि आवारा पशु आज मुद्दा नहीं है। ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन हम अपेक्षा करेंगे कि नई सरकार इन मुद्दों पर ध्यान देगी और अब युवाओं पर रोजगार के नाम पर लाठी नहीं चलेगी। किसानों को आवारा पशुओं के सामने घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे और अब किसानों को देशद्रोही नहीं कहा जाएगा। महंगाई पे थोड़ा अंकुश लेगा गया। निश्चित तौर पर 100 दिन का हम इस सरकार को देते हैं। 100 दिन के बाद एक जिम्मेदार विपक्ष की हैसियत से हम इनसे सवाल जरूर करेंगे। दीपक सोनकर जी, 100 दिन का समय है, उसके बाद सवाल जवाब और पूरा लेखा जोखा तैयार आपको करना पड़ेगा। और साथ ही नौकरशाहों के जरिए क्या कोशिश ये होगी कि बेहतर कानून व्यवस्था, जिसको नारा के तौर पर इससे पहले भी प्रेजेंट किया गया योगी आदित्यनाथ सरकार में, उसको आगे बढ़ाने के लिए नौकरशाहों की जो अगर सहयोग और खास करके कहा जा रहा है कि कैबिनेट में अगर तरजीह मिलती है, जगह दी जाती है, तो उसको और भी ज्यादा बल मिलेगा, मजबूती मिलेगी। जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से अगर कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम 5 सालों में किया है और आगे भी उसको ठीक करने का काम करेंगे, अगर उस तरीके के अनुभव व्यक्ति उसमें आते हैं, उस विषय को जानकारी को ठीक से रख पाते हैं, अगर उस विषय में ठीक से वो लोग अध्ययन करके उस चीज को बढ़ाएंगे और हम अच्छे से उनको मौका देने का काम करेंगे कि अपनी स्वतंत्रता के रूप पर काम करें और जो भी दोषी उस पर कार्रवाई करने का काम करें, तो निश्चित रूप से उनको नेतृत्व देने की काम बात आएगी। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं शुभेंदु जी कि इसका निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए लोग, जो हमारे अधिकारी बंधु। अच्छा, मैं जल्दी से आखिरी सवाल पूछ रहा हूं। आज कुछ तय हो सकता है? बड़ी हमारी भी निगाहें प्रदेश की जनता भी देखना चाहती है और देश भर के लोग भी यूपी पर आकर के सबकी निगाहें आकर के टिक जाती हैं। आज कुछ फाइनल होने जा रहा है क्या? कुछ तो बता दीजिए, संकेत तो दीजिए। शुभेंदु जी, निश्चित रूप से उस पर मंथन चल रहा है। हाँ। जो भी आएगा हम सबके सामने होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बीजेपी का हाई लेवल प्लान है जिसको लेकर के लगातार बैठकें की जा रही हैं, जिसके जरिए कोशिश ये की जा रही है नौकरशाहों को भी कैबिनेट के जरिए एक प्रबल सरकार और मजबूत एक प्रशासक के तौर पर भी प्रेजेंट करने के लिए और खास करके प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या नौकरशाहों को जगह मिलती है, क्या पहले जो अधिकारी के तौर पर काम कर चुके हैं जो चेहरे, अब कैबिनेट में अगर उनको शामिल किया जाता है तो कैसा उनका परफॉर्मेंस रहेगा। ये खैर बहुत सारी चीजें हैं और क्या और कब तक शपथ ग्रहण की तारीखों का ऐलान होता है, ये सभी चीजें देखने वाली है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।